नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। तो वापस से लेक्चर नंबर 5 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मजा आ रहा है आप लोगों को? चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है टू बी ऑनेस्ट। अभी तो हम बहुत शुरुआती पार्ट पर, अभी बहुत लेक्चर बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं। तो आगे आपको और मजा आएगा, ठीक है? तो बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है? बिल्कुल न्यूज वालों की तरह बोल रहा हूँ अभी आज, कोई बात नहीं। देखो, तो हमने ना लास्ट क्लास में, अच्छा इसको शुरू करने से पहले हमने लास्ट टाइम देखा था, एक ना क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास कि मान लेते हैं ये हमारे पास में 2 कंटेनर, ठीक है, और अगर इस पूरे के अंदर में बैक्टीरिया को कल्चर होने में 200 मिनट लगता है, 200 मिनट लगता है, तो हाफ में कितना लगेगा और क्वार्टर हाफ में कितना लगेगा, है ना? ये आपसे पूछा होगा। और हाँ, इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं की थी जो कि जरूरी है। अब मान लेते हैं जो बैक्टीरिया है उसका बाइनरी फिजन का जो टाइम है, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन जो है, फिजन का जो उसका टाइम है वो 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के अंदर वो बाइनरी फिजन कर देता है। ये मुझे मेंशन करना चाहिए था, तो अभी भी कोई बात नहीं, अभी आप पॉज करो, सोचो और इसका जवाब दो, ठीक है? चलो, आपने पॉज कर लिया होगा, सोच लिया होगा, तो जवाब है हाफ भरने में लगेंगे इसको 180 मिनट और क्वार्टर हाफ भरने में इसको लगेंगे 160 मिनट। तो ये ऐसा क्यों? हाफ भरने में तो 100 मिनट लगने चाहिए ना, जब फुल 200 में भर रहा है तो हाफ 100 में भरेगा, ऐसा नहीं है। अगर 20 मिनट में बैक्टीरिया बाइंडरी फिजन कर रहा है, इसका मतलब ये जब वो 180 मिनट पे हाफ होगा तो अगले 20 मिनट में वो हाफ कर दूना कर देगा ना, फुल कर देगा, सिंपल। तो 200 मिनट में कितना हो गया? फुल हो गया वो, समझा? और 160 पे वो क्वार्टर हाफ था, तो 20 मिनट में उसने उसका डबल कर लिया, 180 मिनट हो गए, और उसके 20 मिनट में उसने उसका डबल कर लिया, 200 मिनट हो गए, सिंपल। समझ गए? चलो, अब शुरू करते हैं। तो पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई एंडोस्पोर का के बारे में, ठीक है? क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको जरा हम ना एक अच्छा टर्म देते हैं। वैसे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि वो होता नहीं है इनके अंदर। हम बोलेंगे फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं हम इसको, या फिर बोलेंगे हम इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या बोल दो आप फॉल्स, बिकॉज बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनमें सेक्सुअल तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बोलेंगे हम फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बट एग्जांपल समझने के लिए एसेक्सुअल सेक्सुअल थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हम बोल देते हैं उसको सेक्सुअल, बट वो सेक्सुअल होता नहीं है, वो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ? फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हम देखेंगे आज, ठीक है? चलो, पहले हम देखते हैं एंडोस्पोर भाई। तो एंडोस्पोर जो होता है वो क्या होता है? अभी हम देखा था कि लास्ट क्लास में हम देखा था कि जब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिवाइड करता है, उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में हमारे पास में 2 पॉइंट्स होते हैं। या तो ऐसा होगा कि अगर उसको फेवर वाली मिल गई, अपनी फेवर वाली मिल गई कंडीशन, तो क्या होगा कि वो बाइनरी फिजन कर जाएगा। लेकिन अगर फेवर वाली कंडीशन नहीं मिली, तब एक जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और दूसरा वाला जो होता है वो अपने अराउंड में टफ कवरिंग फॉर्म कर लेता है, वो है हमारी, बन जाता है वो एंडोस्पोर। क्या बन जाता है वो? एंडोस्पोर। अब यही देखना भाई हमें कि एंडोस्पोर जो होता है वो क्या होता है, उसका फंक्शन, फीचर क्या होता है भाई? फीचर देखो, ये हमारा एंडोस्पोर, ये बाहर की लेयर्स हो गई, हमारा अंदर में हमारा हो गया जेनेटिक मटेरियल, ये रहा, ठीक है? अब देखो इसके बारे में जरा देखते हैं कि जो लेयर्स है, इन लेयर्स को क्या बोलते हैं? बाहर वाला जो लेयर है हमारा, इसको बोलेंगे हम एक्सोस्पोरियम। क्या बोलेंगे? एक्सोपोरियम। और अंदर वाले को क्या बोलेंगे हम? एंडोस्पोरियम। क्या बोलेंगे? एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। ये डबल लेयर्ड होता है, देख रहे हो? 2 लेयर्स, बाहर वाले को बोलते हैं एक्सोस्पोरियम, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोस्पोरियम। अब इसके अंदर में ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब पता है, सोचने वाली बात यह है कि एंडोस्पोर जो होता है ना, वो खुद बहुत टफ होता है, बहुत टफ, कि वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। अब उसका रीजन क्या है? मेन रीजन ये है, हाँ भाई इस पे 2 कवरिंग है, वो तो है ही है, बट उसके अलावा कॉर्टेक्स के अंदर में ना एक स्पेशल चीज पाई जाती है, वो है
CADPA, या हम इसको आसान भाषा में बोलेंगे कैल्शियम डिक्लोनिक एसिड, कैल्शियम डिक्लोनिक एसिड। अब ये जो है, ये क्या करता है, ये हमारे कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। या तो बोलो कि ये बहुत सारी चीजें जैसे कि एसिड्स हो गया, फिर काफी सारे से उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये CADPA जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो कॉर्टेक्स के अंदर में एक स्पेशल कंपाउंड प्रेजेंट होता है कैल्शियम डिक्लोनिक एसिड, जो कि उसे बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी कंडीशन में, चाहे कितनी भी हार्श कंडीशंस हो, वो तब भी वहां पे सरवाइव कर पाए, ठीक है। देखो ये हो गई हमारी बात स्ट्रक्चर की। अंदर में हमारा ये है जेनेटिक मटेरियल, ये तो हमें पता है, मोरोवर DNA बोलेंगे हम इसे। अब इसके कुछ फीचर्स के एंडोस्पोर के यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला भाई, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, हाँ पता है हमें, रीजन भी इसके पीछे में कैल्शियम डिक्लोनिक एसिड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत हाईली रेजिस्टेंट, मतलब कि हीट हो, एसिड हो, हार्श हैबिटेट हो, कुछ भी हो, सरवाइव कर जाएगा। लो अमाउंट ऑफ वाटर, यस वाटर का अमाउंट बहुत लो होता है इसके अंदर में, और मेटाबॉलिज्म भी लो होता है, मतलब बहुत कम केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये एक तरीके से मानो कि हाइबरनेशन वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल ऐसे जिंदा है बट बहुत कम सांस ले रहा है, लो अमाउंट ऑफ वाटर है, लो मेटाबॉलिज्म है, और बिल्कुल ही ये हो गया कि भाई इतना टफ, देखो टफ चीजें तभी बनते हैं जब वो अपने अंदर ना रिएक्शंस करना बंद करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो हो गया वो लो हो गया, तो वैसे ही उसके अंदर में रिएक्शंस कम हो गई, और वाटर भी बहुत लो है, इसलिए एंडोस्पोर जो होता है वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है। या बोलो तो ये सर्वाइवल मोड पे चले जाता है, सर्वाइवल मोड पे चले जाता है। अगर आपको कहीं ठंडी जगह पे डाल दिया जाए तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल ऐसे शांति से एक जगह जाके बैठ जाओगे और शांत, कुछ भी नहीं करोगे। जितना हो सकता है, अगर आप पे रिसोर्सेज कम है तो अपनी बॉडी के जो रिएक्शंस है, एक्शंस है, वो भी आप कम करोगे, बिकॉज आप एनर्जी यूज ही नहीं करना चाहते, राइट। सेम ये भी सर्वाइवल मोड पे चले जाता है। और मीन्स ऑफ पैरेनेशन, मीन्स ऑफ पैरेनेशन का मतलब क्या है कि सरवाइव करना, सिंपल यही मानो कि सरवाइव करना हार्श चीजों को, ये एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू सरवाइव को बोलते हैं मीन्स ऑफ पैरेनेशन, मतलब कि वो कैसे भी सरवाइव कर जाता है कितनी भी हार्श कंडीशंस हो, एबिलिटी टू सरवाइव हार्श कंडीशंस, बोलो सरवाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो ये अपने आसपास एक कोट फॉर्म कर लेता है, उसके अंदर में कैल्शियम डिक्लोनिक एसिड होता, ताकि ये बहुत ज्यादा रिजिड रह पाए, ये स्ट्रेंथ हो इसके अंदर में, और चाहे कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो, बहुत एसिड हो जाए, बहुत हीट हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, ये सरवाइव करे। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन इसको सरवाइव करना बहुत 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 जरूरी है। तो यही ये बोलता है। और जैसे ही मान लो कि कंडीशंस क्या हो गई, जैसी कंडीशंस हमारी होगी फेवरेबल, तो वैसे ही क्या होता है, टूट जाता है। और ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है अंदर में, ये डीएनए जो है, ये डीएनए से बनाएगा आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से नया बैक्टीरिया बन जाएगा वापस से। एक तरीके से सर्वाइवल मोड में, जब तक कि जो बाहर कंडीशंस है वो नॉर्मल नहीं होती इसके हिसाब से, तब तक ये वैसे ही सर्वाइवल करेगा, और जैसे ही वो नॉर्मल हो जाएंगी, ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर देगा, और जो उसके अंदर डीएनए है वो अपने आगे का काम शुरू करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से नया बैक्टीरिया हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसी को हम बोल देते हैं फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखेंगे फॉल्स क्यों बोल रहे हैं भैया हम इसको, देखते देखते फॉल्स क्यों बोल रहे हैं। देखो पहले समझाते हैं कि ना, इसको फॉल्स बोलने का रीजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे बोलते हैं जहां पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है कि यहाँ पर ना
यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन तो प्रेजेंट है, चलो बढ़िया, वो तो सेक्सुअल में भी होता है, वेरी गुड, रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट, लेकिन गैमेटोजेनेसिस या फिर बोलो गैमेट्स एब्सेंट। फ्यूजन जो होगा गैमेट्स का वो भी क्या है यहाँ पर, जब गैमेट्स होंगे फ्यूजन भी क्या होगा, एब्सेंट। बिकॉज इसके अंदर में गैमेट्स नहीं है, गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रही, ना ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसके वजह से इसको हम टर्म दे देते हैं, इसको हमने सो कॉल्ड टर्म दे दिया, वो है फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है इसको इसलिए बोल देंगे, या तो आप साफ साफ नाम लो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये ज्यादा अच्छा टर्म है इसके लिए। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट्स हैं हमारे पास में। तीन पार्ट्स कौन कौन से भाई, पहला हमारे पास प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर होती है हमारे पास प्रोसेस कॉन्जुगेशन, और प्रोसेस होती है हमारे पास में एक ट्रांसडक्शन। हम इन तीनों प्रोसेसेस को बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक प्रोसेस को डीपली पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मतलब उतने डीपली भी नहीं, बिकॉज ये उतना मेंशन नहीं है, बस वर्डिंग्स दी हुई है बुक के अंदर में, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना मैंडेटरी है हमारे लिए, लेकिन हम इसको उतना डीपली ध्यान नहीं देंगे इस पे। ठीक है, हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, और ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो इतना देख लो, आप लिख लो, आप लिखना है आपको तो जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास में है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये शुरू कब हुआ, तो शुरू होने की तारीख थी हमारी 1928 के अंदर में। अरे यार, यार रेड वाला आ जाओ। ठीक है, देखो 1928 के अंदर में हमारे एक साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अच्छा एग्जांपल देखना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ क्या थे, वो काम कर रहे थे निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पे। किस पे, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम बोल देते हैं न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस बोल दो, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने। अब देखो इस पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसके पास में दो स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन्स है। एक स्ट्रेन जो होता है उसको बोलते हैं हम इसको रफ स्ट्रेन, या बोलेंगे आर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, आर स्ट्रेन। और दूसरा स्ट्रेन था इस बैक्टीरिया का, उसको बोलते हैं हम स्मूथ स्ट्रेन, या फिर बोल देते हैं उसको हम एस स्ट्रेन। क्या बोल देते हैं, एस स्ट्रेन। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, चलो समझते हैं। इस हमें स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ दिया होता है। देखो दोनों में फर्क क्या, देखो जो हमारा आर स्ट्रेन था, ये जो था इसके अंदर में, ये देखो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया मान लो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब केस क्या था कि आर स्ट्रेन के अंदर में जेनेटिक मटेरियल जो था वो ऐसे ओपन था। ठीक है, कुछ भी उसके आसपास में नहीं था, ओपन जेनेटिक मटेरियल था। और जो एस स्ट्रेन थी हमारी दूसरी, उसके आसपास में एक सॉलिड कैप्सूल की कवरिंग थी। ठीक है, ये हमारा हो गया एस स्ट्रेन। ठीक है, तो जो आर स्ट्रेन था उसके आसपास में कुछ भी नहीं था। इसमें क्या था, कैप्सूल जो था इसमें एब्सेंट था, कैप्सूल एब्सेंट। जबकि इसमें क्या था, कैप्सूल इसमें अंदर में प्रेजेंट था। तो आर स्ट्रेन को रफ बोलते थे बिकॉज इसमें पूरा जेनेटिक मटेरियल ओपन था, और इसमें एक स्मूथ कैप्सूल थी उसके ऊपर में, तो इसलिए इसको बोलते थे एस स्ट्रेन या फिर स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें कैप्सूल प्रेजेंट था और इसमें कैप्सूल एब्सेंट था। अब
एब्सेंट होने की वजह से क्या था, ये जो था ये नॉन पैथोजेनिक था, बिकॉज जैसे ही ये किसी के अंदर भी जाएगा तो जो भी उसका इम्यून सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और इसको मार देगा, तो ये नॉन पैथोजेनिक था, ठीक है। जबकि ये क्या था, ये पैथोजेनिक, बिकॉज कोई देख ही नहीं पाएगा भाई, ये तो छुपा छुपा है, छुपा रुस्तम है भाई, ये पैथोजेनिक था। अब एग्जाम्पल किया उन्होंने माउस के ऊपर में, माउस के ऊपर में क्या किया उन्होंने एग्जाम्पल कि इसको माउस के अंदर डाला, ये हमारा हो गया माउस, ठीक है, इसको माउस के अंदर डाला, ठीक है। जब आर स्ट्रेन को माउस के अंदर डाला तो माउस जो था वो जिंदा था, लिव्स, अच्छा। लेकिन जब उन्होंने एस स्ट्रेन को माउस के अंदर डाला तब माउस क्या हो गया, माउस डेड, माउस क्या हो गया, माउस डेड, डेड मर गया बेचारा, अच्छा। तो उन्हें मालूम पड़ गया कि एस स्ट्रेन जो होगा उसको डालने से जो माउस था वो मर जा रहा है, और आर स्ट्रेन जो होगा उसको डालने से माउस जो होता है वो बच जा रहा है, माउस को जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने और दिमाग लगाया, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया, हीट किल मतलब कि ऐसे हीट दी बहुत सारी, ठीक है। अब जब उन्होंने हीट किल किया एस स्ट्रेन को और तब इसको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस माउस के अंदर में, इन माउस, ये हमारा माउस, अब इसमें इंट्रोड्यूस किया तो माउस जी गया, अच्छा। मतलब ये हुआ कि हीट किल करने से जो कैप्सूल होगी वो खत्म हो गई होगी, तभी जो था माउस जो जी गया, ठीक है। तो उन्होंने एक और दिमाग लगाया और अब की बार उन्होंने क्या किया, थैंक यू, कहां से आ गया, अब की इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल एस्ट्रेन लिया और साथ में आर स्ट्रेन भी लिया, तो दोनों के दोनों क्या है, इनएक्टिव है, हीट किल्ड वाले से भी माउस बच गया और आर से भी माउस बच गया, तो उन्होंने दोनों को डाला माउस के अंदर। अब उन्हें लगा माउस तो वापस से क्या होगा, बच जाएगा, लेकिन माउस मर गया, डेड। कह रहे अरे माउस कैसे मर गया, माउस को तो बच जाना चाहिए था, है ना। अब माउस मरा क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे में, तो सोचने लगे यार माउस को तो बच, क्योंकि हमने जब आर स्ट्रेन डाला था तो माउस बच गया था, जब हमने हीट किल करा और एस स्ट्रेन को डाला तब भी माउस बच गया, तो ऐसा क्या हुआ कि जो माउस था वो इसके अंदर में मर गया। तो रीजन ये था कि जब उन्होंने हीट किल, यार ये दिख भी नहीं रहा होगा ये वाला कलर साफ साफ, हीट किल एस स्ट्रेन प्लस में आर स्ट्रेन को डाला, तो हुआ क्या कि जो हमारा आर स्ट्रेन था वो कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन के अंदर, अच्छा। क्यों, क्योंकि इसमें डीएनए का ट्रांसफर हो गया, यस गुड। इसको पहले बोला गया कि कुछ तो ऐसा था, उन्हें पहले पता नहीं था क्योंकि उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होता है, उन्होंने पहले किया, तो वो कहते कुछ ऐसा है जो इससे इसमें ट्रांसफर हो गया और उसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बना दिया, अच्छा। वो कह रहे हीट किल वाले एस स्ट्रेन से कुछ तो ऐसा था जो आर स्ट्रेन में आ गया जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बना दिया और माउस जो था वो मर गया। तो उन्होंने ये बोला कि यहां पर क्या हुआ, आर स्ट्रेन converted into S strain, और क्योंकि यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर के थ्रू हुआ था तो ऐसा ही बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन, कि यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया ना, बिल्कुल देखो जो हमारा आर स्ट्रेन था वो कन्वर्ट होकर ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन के अंदर में, पहले आर स्ट्रेन किसी को मार नहीं पा रहा था बट एस स्ट्रेन वो बन गया और उसने मार दिया उसको, समझे। देखो यहाँ पर हुआ क्या कि शुरुआत से देखो एक बार, पहले हमने क्या किया था, हमने देखा कि भाई हमारे पास में दो स्ट्रेन थे, इस जो हमारा निमोनिया वाला बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन थे, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन सिंपल था, उसके अंदर कैप्सूल नहीं थी, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया माउस के अंदर, माउस जो था वो बच गया। हमने एस स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया माउस के अंदर, माउस जो था वो मर गया, अच्छा। तो अब हमने क्या किया, हमने एस स्ट्रेन को हीट किल किया, हमने एस स्ट्रेन को जलाया, गर्म करा और अब उसको माउस में डाला तो माउस जो था वो बच गया। हमने कहा वाह गुड, मतलब कि उसके अंदर जो था बैक्टीरिया वो मर गया। तो अब नेक्स्ट हमें क्या, हमने हीट किल वाले एस स्ट्रेन और आर को साथ में डाला माउस के अंदर
और अब हमें लगा कि माउस तो बच जाएगा, लेकिन माउस क्या हुआ, माउस मर गया। ओहो, तब हमने ये कंक्लूजन निकाली कुछ तो ऐसा था। जो क्या हुआ, जो एस ट्रेन से आर ट्रेन के अंदर आ गया और आर ट्रेन को उसने एस ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, और वही कन्वर्जन जो हो गया वो किससे हुआ, डीएनए ट्रांसफर की वजह से, और इसलिए इसको बोल देते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपको ये समझ में आ गया है? इम्पोर्टेंट उतना भी नहीं है, मतलब बुक में प्रॉपर मेंशन नहीं, बट आगे है ये हमारे पास में। इन फ्यूचर अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना अभी अपनी क्लास में, तो हम पे ये एग्जांपल वापस से आएगा, हम तब भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो, इतना ही था हमारे आज के लेक्चर में। दो प्रोसेस रह गई हमारे पास में, एक कंजक्शन और ट्रांसडक्शन। वो प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो इस लेक्चर को लेकर, या तो आप पहले जाके थोड़ा सा देख लो लेक्चर, ठीक है। वरना तब भी अगर आए तो प्लीज कमेंट में आप ड्रॉप करो, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स।